चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आगे से हम आज पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये पेपर में बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो गौर से आप इसको समझिएगा और इसको देखते हैं हमारे पास ये क्या बला है। चलिए बस अब इधर फोकस करें। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। पहली बात तो ये कि जब भी आपने इस तरह के कोई लेंथी आर्टिकल को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, तो उसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड करके आप करें। कि सबसे पहले तो आप इसमें बनाएंगे इसके डायग्राम्स बनाएं। डायग्राम्स बनाने के बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें कि यहाँ से मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, और एक्सप्लेनेशन में आप फिर उसके भी फर्दर आप पॉइंट्स बनाएं कि एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले तो मैंने इसकी ये सारी थ्योरी लिखूँगा। थ्योरी लिखने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे पहला जो मैंने पॉइंट करना है वो मैंने अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं कुछ इस तरह से पॉइंट्स में करता हूँ ताकि आपको तैयार करने का आइडिया हो। तो ये हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद आगे जाके फिर मैं अप्लाई करूँगा एज द कोलिजन इज इलास्टिक सो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स इक्वल। ये दूसरा इसमें स्टेप कर लिया हमने, उसको इधर ले आए थोड़ा सा। क्लियर हो गया कि नहीं? इसके बाद आगे हमारे पास आप कह सकते हैं कि लास्ट पे हमारे पास क्या है, थोड़ा सा आपने एंड पे कुछ नोट देना है, यानी कि अपने कंक्लूजन के रिमार्क्स देने हैं। कंक्लूजन आपने इसकी निकालनी है, इसका नतीजा अखज़ करना है। तो ये सारी बातें करने के बाद ये सारा आपका आर्टिकल है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप अब आप इसको लेके चलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास डायग्राम बनाते हैं। फ़र्ज़ करें जी हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। पहली बॉडी का मास कितना है m1, और दूसरी बॉडी का जो मास है वो कितना है m2 है। चलें थोड़ी छोटी बना लेते हैं यार, फिर बाकी काम भी करने इधर ही। ये m1 एक बॉडी है और दूसरी बॉडी क्या है m2। ये इन्होंने आपस में कोलाइड वगैरह भी करना है, और कोलिजन भी करने के बाद फिर कुछ देर के बाद इन्होंने आपस में कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद क्या हुआ, ये आप कह सकते हैं ये वो केस है जो कौन सा है, बिफोर कोलिजन है। कौन सा है, बिफोर कोलिजन। और ये वाला वो केस है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ये आफ्टर कोलिजन है कि कुछ देर बाद ये टकराएंगी। अब ये अगेन m1 ही रहा और ये क्या रहा m2। ये बॉडी जो मूव कर रही थी कितनी वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से, और ये बॉडी मूव कर रही थी v2 वेलोसिटी से। कुछ देर के बाद इन्होंने आपस में कोलाइड किया, इसकी वेलोसिटी बन गई है बेटा v1 डैश। क्या बन गई है, v1 डैश। चलें इसकी वेलोसिटी अब इधर को कर लें। उसके बाद टकरा के इनके इधर को आएगी, और ये जो है हमारे पास टकरा के ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलिए ऐसा करें कि इसका आगे जाके मैंने पॉइंट यूज़ करना है। इस तरह करें कि ये दोनों बॉडीज़ पहले एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रही हैं। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर पता लगेगा। यानी कि इधर को जा रही थोड़ी इधर को आ रही, एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। और यहाँ पे जब ये टकराएंगी तो टकराने के बाद ये इधर को जाएगी और ये टकरा के इधर को जाएगी। वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी।
ये इसकी वेलोसिटी बन जाएगी कोलिजन के बाद v1 डैश और इसकी बन जाएगी v2 डैश। अब यहाँ पे अप्रोच कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, और यहाँ पे टकरा के एक दूसरे से क्या हो रही है, सेपरेशन हो रही है, जुदाई हो रही है। ठीक है कि नहीं? तो यही हमारे लोगों में भी होता है कि पहले हम एक दूसरे के करीब आते हैं, बाद में फिर जब करीब आ जाए फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर जुदाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है कि नहीं? तो बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अब यही जो केस है इसी को हम इधर मेंशन करेंगे। तो फ़र्ज़ करें एक्सप्लेनेशन में, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, फ़र्ज़ करें जी हमारे पास दो बॉडीज़ हैं। कंसीडर वी हैव टू बॉडीज़। फ़र्ज़ करें वी हैव टू बॉडीज़ हैविंग masses m1 एंड m2। दोनों का मैस कितना है, m1 और m2 है। एंड आर अप्रोचिंग, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज़, यानी कि दोनों मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटीज़ v1 एंड v2। क्लियर हो गया कि नहीं? अब इसके बाद ज़रा मैं इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं कि इसका ज़रा मोमेंटम लिख ही लेते हैं। चलें आगे जाकर लिख लेंगे। कुछ देर के बाद क्या हुआ, आफ्टर सम इंस्टेंट, कुछ लम्हों के बाद या कुछ वक्त के बाद ये दोनों बॉडीज़ ने आपस में क्या किया है, कोलाइड किया है। चलते चलते ये इधर को आ रही, इधर को आ रही, अब कुछ देर के बाद टकराएंगी ना, कोलाइड करेंगी। तो आफ्टर सम टाइम बोथ द बॉडीज़ विल कोलाइड ईच अदर, देन आफ्टर सम टाइम both the bodies collide with each other and नीचे नज़र आ रहा है उधर कैमरा में, and their velocities becomes v1 डैश एंड v2 डैश। टकराने के बाद पहली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कितनी बन गई है, v1 डैश, और दूसरी कितनी बन गई है, v2 डैश। ये जो टकराने के बाद वाली वेलोसिटी है इसको आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी कह सकते हैं। बहरहाल और ये जो ऊपर जिस वेलोसिटी के साथ आ रहे थे वहाँ अप्रोच कर रहे थे, उनको जितनी भी वेलोसिटीज़ थी उनको अप्रोचिंग वेलोसिटीज़ भी कह सकते हैं, जितनी वेलोसिटीज़ के साथ ही एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे भाई। तो ये थ्योरी आपने थोड़ी सी लिखी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो लॉ है जो कल आपने पढ़ा था वो ये बताता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन लें या आफ्टर कोलिजन लें वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ऐसे ही है ना। अब ज़रा मोमेंटम लिखे हैं दोनों के, कितने मोमेंटम बढ़ रहे हैं। बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है, बिफोर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, टोटल मोमेंटम दोनों का जमा करके हमने लिख दिया। अब आफ्टर कोलिजन बेटा कितना मोमेंटम है, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। बात समझ आई? अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि v1 वाली एक साइड पे कर लेते हैं और v2 m1 वाली एक साइड पे कर लें और m2 वाली एक साइड पे।
तो m1 v1, ये m1 वाली को इधर लेके m1 v1 डैश, ये m2 वाली को उधर शिफ्ट कर दें, m2 v2 डैश माइनस m2 v2। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, जो चीज़ें लेनी हैं। m1 कॉमन ले लें, v1 माइनस v1 डैश कर सकते हैं। और इधर हम क्या करें, m2 कॉमन ले लें, तो दिस विल बिकम v2 डैश माइनस v2। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, इसको आप कह लें कि ये आपके पास जो इक्वेशन आई है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टैंड जी? अच्छा, अब इसके बाद आप ये करेंगे कि आप जो हमारे पास बॉडीज़ की यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि यहाँ पे जो कोलिजन है हमारे पास, वो कौन सी कोलिजन है बेटा? इलास्टिक कोलिजन है। कौन सी कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन में आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सिस्टम की क्या रहती है? इक्वल रहती है, बिफोर कोलिजन ले या आफ्टर कोलिजन। ये आप बेटा उस दिन शायद छुट्टी पे थे, तो उस दिन पढ़ाया था कि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी टक्कर है, एक ऐसी कोलिजन है जिसमें बॉडीज़ की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक, बहरहाल एक और मैं यहाँ पे बात का जिक्र कर दूँ कि इलास्टिक कोलिजन हो रही है इन 1 डायमेंशन। तो टक्कर लगने के बाद ये दोनों बॉडीज़ एक ही डायमेंशन, यानी कि अगर x की सिमत में जा रहे हैं तो टक्कर के बाद भी ये किस डायमेंशन में जाते रहेंगे? x की डायमेंशन में, ना कि ये घूम के y की तरफ चले जाएं। समझ आ रही बात की? अगर y को शामिल कर लेंगे तो फिर तो 2 डायमेंशन ही हो जाएंगी ना। तो कोलिजन हो रही है किस डायमेंशन में? 1 डायमेंशन में। कि अगर बॉडी रोड के ऊपर जा रही है और x के अलॉन्ग वो मूव कर रही है, तो आफ्टर कोलिजन भी वो x के अलॉन्ग ही अपनी मोशन को कंटिन्यू रखे। क्लियर होगी बात? बहरहाल अब यहाँ पे ये जो मैंने जिक्र किया है कि द कोलिजन यहाँ पे जो हमारे पास है बेटा बॉडीज़ की, वो इलास्टिक है, ऊपर लिखा भी हुआ है आर्टिकल का नाम, इसलिए हमारे पास यहाँ पे टोटल जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। सो हम लिखते हैं, क्योंकि परफेक्टली आपके पास ये कोलिजन इलास्टिक है, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, विल बी इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर लें और आफ्टर लें वो इक्वल रहेगी। अब कोलिजन से पहले कितनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बन रही है, ज़रा उसका जिक्र कर लें बेटा। देखें जी, पहले इन दोनों की काइनेटिक एनर्जियाँ ज़रा देखें। काइनेटिक एनर्जी का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है? 1/2 mv², यही होता है ना। यहाँ पे पहले को देखें तो उसका m कितना है? m1 है। उसका v कितना है? v1 है। समझ आ रही है? जनरल फार्मूले में हमने अपना केस पुट कर दिया। तो जमा कर देंगे बिफोर कोलिजन वाली को, तो वो कितना, दूसरा कितना है? m2 v2²। अब इक्वल कर दें आफ्टर कोलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी बन रही है, 1/2 m1 v1 डैश का स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्केयर। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब इसके बाद इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें ज़रा। क्या आ रहा है हमारे पास? आई थिंक दोनों साइडों से 1/2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक और बात मैं क्या कर लेता हूँ, जो m1 वाली सारी टर्म्स हैं वो एक साइड पे कर लूँ और m2 वाली सारी टर्म्स एक साइड पे कर लूँ। तो ये इधर पड़ी हुई है m1 वाली, ये इसमें से 1/2 निकाल लिया, पीछे क्या बच गया? m1 v1²। ये टर्म इधर प्लस और इधर क्या हो जाएगी? उसमें से 1/2 निकालने, पीछे बच गया माइनस m1 v1 डैश स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई बात? और दूसरी साइड पे 1/2, ये m2 वाली इधर से शिफ्ट कर दें उधर, तो ये इधर प्लस है, उधर जा क्या हो जाएगी? माइनस। ये m2 वाली पहले ही पड़ी, उसमें से 1/2 निकाल लिया, पीछे बच गया m2 v2 डैश स्क्वायर। और ये प्लस वाली इधर जा क्या हो जाएगी? माइनस m2 v2 स्क्वायर। समझ आ गई बेटा? अच्छा जी, अब इसके बाद देखें क्या हो रहा है। 1/2 क्या हो रहा है? आपस में कैंसल आउट हो रहा है।
सेम टर्म्स आपस में, या 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाएंगे, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2/2 बन जाएगा, कट जाएगा, या ऐसे ही काट लें। अब इसके बाद इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है? v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर। उधर से क्या कॉमन निकलेगा? m2 v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब इसके बाद देखिए, ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है, इसको आप कह लें ये है इक्वेशन नंबर 2 कह लें इसको। अब आप क्या करेंगे? अब आप इस तरह से करें कि इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को आपस में हम डिवाइड करने लगे हैं। तो मैं अब इसके कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ। डिवाइडिंग 2 बाय 1। क्लियर हो गया? तो डिवाइड करते हैं ज़रा, हमारे पास क्या बनता है? ये आ जाएगा 2 ऊपर लिखेंगे ना, क्योंकि 2 को डिवाइड कर रहे हैं। ये फार्मूला खोल दूं मैं? बात समझ आई है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। राइट साइड पे जो है डिवाइड भी कर लें। डिवाइड में हम नीचे 1 की टर्म लिखेंगे। 1 की क्या है? m1 v1 माइनस v1 डैश। इस तरह राइट पे जाएंगे तो इसकी राइट पे लिखेंगे m2 v2 डैश माइनस v2 डैश प्लस v2। इसका भी फार्मूला ओपन कर लिया। समझ आई है? और इसको डिवाइड कर लें 1 की नीचे वाली टर्म के साथ। तो 1 की ये क्या है? m2 v2 डैश माइनस v2। क्लियर होगी बेटा बात? अब इसमें हमारे पास कैंसल आउट क्या हो रहा है? अब आप मुझे बताएंगे। m1 भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये टर्म भी कैंसिल हो गई। पीछे बच क्या गया है? जो बच गया उसको हम लिख लेते हैं। चलें इधर ही लिख लेते हैं। बच रहा है v1 प्लस v1 डैश इक्वल है किसके? v2 डैश प्लस v2 डैश। और तरतीब आगे पीछे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? ये है ना प्लस, इसको इसको फ़र्क नहीं पड़ता। 1 + 2 2 + 1। तो ये हमारे पास एक एंड पे रिज़ल्ट आया है। अब देखें जी, अब इसमें मैं एक और काम करने लगा हूँ। ये हमारे पास नेक्स्ट बढ़ते हैं। छोटा सा इसके ऊपर एक रिमार्क्स में देने लगा हूँ कि v2 को अगर हम इधर शिफ्ट कर लें और v1 डैश को उधर शिफ्ट कर लें, तो ऐसा कर लें। तो इसमें हमारे पास ये आखिरी जो पॉइंट है, 1 मिनट यार, ये इसमें हम क्या करेंगे? ये v1 वाली एक साइड पे टर्म्स कर ले और v2 वाली एक साइड पे हम टर्म शिफ्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनता है, इसको देखते हैं भाई। तो ये ऑलरेडी एक साइड पे हैं, ये v1 वाली एक साइड पे टर्म्स हैं और v2 वाली एक साइड पे हैं। हाँ जी, अब देखें भाई, हम इसमें कुछ चेंजिंग्स ये करने लगे हैं कि टकराने से पहले जो वेलोसिटीज़ थी उनको एक साइड पे अरेंज करने लगे हैं। तो v1 v2 उधर प्लस हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस। उधर पड़ा हुआ है v2 डैश और ये v1 डैश इधर प्लस हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब मैं इसमें मज़ीद थोड़ी सी राइट साइड वाली टर्म में चेंजिंग करने लगा हूँ। अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँ माइनस, तो v1 डैश माइनस v2 डैश। जी, माइनस कॉमन लिया ना, तो v2 डैश पहले प्लस में था, अब किस में हो गया? देखो ना, v2 डैश पहले प्लस वाला था, अब किस में होगा? माइनस में। पहले लिख लें, बाद में कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ता। v1 डैश पहले माइनस में था, अब किस में लिख दिया है? प्लस में। बात समझ आई? नहीं है इसमें बेटा, माइनस खुद से कॉमन ले लिया, माइनस फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही रकम बन जाएगी। ये देखो ना, अगर लिखा हो -2 + 1, तो मैं अगर इनमें से माइनस कॉमन लूँ
तो ये इस तरह से हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। अगेन माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2 + 1 फिर वही नहीं आता, तो माइनस में कॉमन ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये हमें क्या बता रहा है? अब मैं v1 - v2 को डिफ़ाइन करने लगा हूँ। ये v1 - v2 क्या बला है? v1 - v2 ये वो वेलोसिटी है with which both bodies are approaching towards each other। ठीक है बेटा कि नहीं? अच्छा, एक और बात यहाँ पे ना, मैं वेलोसिटी के साथ एक वर्ड और लिख लेता हूँ। मैं कह लेता हूँ कि ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो चीज़ है हमारे पास v2 डैश माइनस v1 डैश, मैं उसका भी ज़रा हवाला दे दूँ, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं कि v1 v2 ये था हमारे पास, v1 डैश माइनस v2 डैश, ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ बॉडीज़ टकराने के बाद फिर आपस में क्या हो रही है? जुदा हो रही है, सेपरेशन हो रही है। तो इसको कह लें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझ आ रही है बेटा? अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने कॉन्सेप्ट इधर में ले आया हूँ। तो मैं एक तो आपको उस दिन समझाया था कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, कि एक बॉडी के रेफरेंस से दूसरी बॉडी का मोशन, उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन कहते हैं। अब मैं इसका ज़रा कॉन्सेप्ट आपको पहले समझा दूँ। देखिए, ये बॉडी अगर जा रही है इस डायरेक्शन में, सपोज़ ये 50 की वेलोसिटी से, और एक और बॉडी जा रही है, वो जा रही है 30 की वेलोसिटी से, वो भी कहीं जा रही है। मैं जब बाहर खड़ा होकर मैं देखूंगा ना, तो मेरे रिलेटिव, मेरे हिसाब से ये कार 50 की वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये वाली कार कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? 30 की वेलोसिटी से। ये तो मेरे हिसाब से है। अगर आप इधर बैठ के दूसरी बंदे को देखेंगे तो आपके हिसाब से ये दूसरा बंदा आपको 30 की वेलोसिटी से मूव करता हुआ नहीं नज़र आएगा। ऐसे लगेगा जैसे वो स्लो चल रहा है, ऐसे फील होता है ना। और एक्चुअली भी ऐसे ही है, इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। बहरहाल क्या होगा, अब ये वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे, आप इस तरह पढ़ सकते हैं कि यार मैं इस दूसरे से कितना तेज़ चल रहा हूँ, या इस तरह पढ़ लें कि ये दूसरा मेरे से कितना आहिस्ता चल रहा है। इसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ये वाला हमारे पास है v1 इसकी वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v2 है। दोनों में माइनस करेंगे तो 50 में से आप निकाल लें ज़रा 30, तो कितना बच गया? 20। ये है रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये वाला देखेगा तो ये कहेगा यार ये बंदा मेरे से ना जो है वो 20 की वेलोसिटी से मेरे से मूव कर रहा है, यानी कि आप ये कह लें कि वो पीछे को मूव कर रहा है, या ये वाला कह लें कि ये बंदा जो है, ये जो 50 वाला जा रहा है, ये मेरे से 20 की वेलोसिटी से किधर को जा रहा है? आगे को जा रहा है। किधर को जा रहा है? आगे को। ये है रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे देखिए, मैं और सिंपल इसको कोशिश करता हूँ कि आप कार में बैठे हुए हैं और आपके साथ भी एक बंदा है, वो भी अपनी कार में बैठा हुआ है, ठीक। अच्छा जी, आप 50 की वेलोसिटी से हैं और वो 30 की वेलोसिटी से चल रहा है। आप अपनी कार में बैठ के देखेंगे, आप कहेंगे यार मैं जो है ना, मैं तो इधर ही रहता हूँ, मैं तो नहीं हिल रहा। अब अपने आप को रेस्ट में फील करेंगे, हालांकि आप मूव कर रहे हैं। और आप दूसरी बॉडी को कहेंगे यार ये जो बंदा है ना, ये 20 की वेलोसिटी से पीछे को जा रहा है, हालांकि वो भी आगे को जा रहा है, वो तीसरे ऑब्जर्वर के लिए जो बाहर खड़ा होकर देख रहा है। लेकिन जो आप बैठ के देख रहे हैं, आप कह रहे हैं यार ये बंदा 20 की वेलोसिटी से किधर को जा रहा है, क्योंकि उसकी 20 आपसे कम है। और वो जो दूसरा जब देखेगा ना, जो 30 से चल रहा था,
वो 50 वाले को देखेगा, वो कहेगा मैं रेस्ट पे हूँ, ये दूसरा जो है ये 20 की वेलोसिटी से किधर को जा रहा है, आगे को। बात समझ आइए, इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन। और फिज़िक्स में या आगे जब आप कैलकुलेशंस करते हैं साइंस के अंदर जाके हायर लेवल के ऊपर, वहाँ पे यही मोशन असल में कंसिडर किया जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो बहरहाल ये वो वेलोसिटी है, इधर सुने ज़रा, इधर सुनो, बाद में उसको देखना। ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ दोनों बॉडीज़, ये वो रिलेटिव वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी के साथ दोनों बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही थी। वो ये कह ले कि एक कह ले कि मैं रुका हूँ, दूसरा मेरी तरफ 20 से आ रहा है, या ये कह ले कि मैं रुका हूँ और दूसरा मेरी तरफ 20 से आ रहा है। बात समझ गए हैं? अब उसके बाद ये वो वेलोसिटी है, माइनस का मैं जिक्र करता हूँ, ये वो वेलोसिटी है कि टकराने के बाद जब दोनों बॉडीज़ आपस में जुदा हुई तो एक टकराई तो एक कहता है यार मैं तो इधर ही हूँ, ये दूसरा मेरे से टकरा के दूर जा रहा है 20 की वेलोसिटी से, या ये कह ले कि मैं इधर ही हूँ, ये मेरे से टकरा के 20 की वेलोसिटी से दूर जा रहा है। तो ये जितनी वेलोसिटी से जुदा हो रहे हैं वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझ आ रही? छोटा सा पॉइंट था लेकिन मैंने कोशिश की। और अब माइनस का क्या जिक्र है, देखें रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि जितनी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ एक दूसरे की तरफ जा रहे थे उतनी ही रिलेटिव वेलोसिटी के साथ इक्वल है ना, ये एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं। फ़र्क इस चीज़ का है, डायरेक्शन का है, कि अगर ये दोनों पहले ऐसे आ रहे थे इस डायरेक्शन में, तो जब टकरा के गए डायरेक्शंस क्या हो गई हैं, चेंज हो गई। इसलिए मैंने इधर डायरेक्शंस दोबारा मिटा के बनाई, हालांकि बुक में ही नहीं बनी हुई। समझ आ रही है? वेलोसिटीज जितनी वेलोसिटी से पहले आ रहे थे एक दूसरे की तरफ उतनी ही वेलोसिटी से टकरा के वापस गए हैं, बस फ़र्क इसका है इनकी आपस में डायरेक्शंस क्या हो गई हैं, रिवर्स हो गई हैं। समझ आ गई? तो अब बेटा ये जो मैंने चीज़ लिखी है इसी को मैं एंड पे कंक्लूजन के तौर पे रिमार्क्स देने लगा हूँ। द रिलेटिव वेलोसिटी with which both the bodies are approaching is equal to the velocity of separation, but opposite in direction। बात पिक कर गए हैं जी? आप चाहे तो आप बुक वाली वो सारी स्टेटमेंट लिख लें, चाहे ये जो आपको मैंने समझा के ये बात लिखी है आप ये लिख लें, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, इसके बाद ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा है कि बेटा अगर आप क्या करें, ये केसेस में अगर अभी टाइम है तो अभी कर लेते हैं, अदरवाइज़ ये केसेस मैं कल करवा दूंगा। अगर आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करें। इक्वेशन नंबर 2 ने, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ पे है, इक्वेशन नंबर ये कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करें, और इक्वेशन नंबर जो लास्ट पे आई है ये वाली कह लें, चलें ये कह लें, इक्वेशन नंबर 4 कह लें। 1 और 4 को यूज़ करके बाय यूजिंग 1 एंड 4, 1 एंड 4 को अगर यूज़ करें, यूज़ करने से क्या मुराद है बताता हूँ बेटा, बातें नहीं इधर देखो। 1 एंड 4 को अगर यूज़ करें तो V1 डैश जो है उसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, V1 डैश का हमारे पास फार्मूला बनेगा M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 V1 प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 V2। ये फार्मूला किसका बनेगा, V1 डैश का। V1 डैश वो वेलोसिटी है जिसके साथ बॉडी टकराने के बाद वापस गई थी,
और अगर आप v2 डैश का फार्मूला उसी से निकालें तो वो आपके पास आएगा v2 डैश का फार्मूला ये आएगा, दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो आएगी बेटा आपके पास 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। अब इसमें देखें ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशंस लिखी हैं दो, ये आई किस तरह से, इनके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। देखें जी, इस इक्वेशंस के अंदर जो हमने दो बनाई हैं, कौन कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 1 को। इनसे ये हमारे पास दो फार्मूले बनेंगे। इधर देखें बेटा, m1 पहली बॉडी का मास है, वो हमें पता होगा कितने मास की हमने बॉडी ली हुई है, हमने खुद ही बॉडी रखी है ना, उसको मूव करवा रहे हैं, तो वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है उसका भी हमें पता होगा। m2 भी हमारे लिए नॉन क्वांटिटी है, इसका भी हमें पता है। तो m और v2 दूसरी बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन वो कितनी तेज़ जा रही थी वो भी हमें पता होगा। तो ये सारी टर्म्स हमारे लिए हमें पता है इनका, तो ये सारी वैल्यूज अगर हम इधर पुट करें तो हमारे पास किसका वैल्यू आएगी, v1 डैश की आएगी। ये वो वेलोसिटी